अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। एमटीकेट की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खासतौर पर बनाई जा रही है ताकि आप लोग जो हैं वो भी क्लासेस को सही से समझ सके कि किस तरह से एमटीकेट के हवाले से तैयारी करनी है। ये वाला सेशन मैंने जो शुरू किया है इसके अंदर मैंने ये रखा था कि स्लाइड्स के अंदर लेक्चर्स होंगे, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप जो है बुक रीडिंग के थ्रू ही हमें इंपॉर्टेंट लाइन्स बताएं कि कौन कौन से सवाल जो है ज़्यादा अहम हो सकते हैं। तो बस उसी सवालात की तरफ, उन्हीं एमसीक्यूज़ की तरफ हम लोग तवज्जो दिलाएंगे, उन्हीं लाइंस को कवर किया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो सकती है। तो आइए इसी तरीक़ेकार से हम लोग इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग इस पहले पेज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर बयान किया जा रहा है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से, जो कि दरअसल बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेल है, हमारी जो लाइफ है, वो कौन कौन से केमिकल्स की बनी हुई है। तो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये हमें बता रही होती है। फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंस के हवाले से पॉइंट्स लिखे हुए जिसमें से कोई भी सवाल जो है एमटीकेट के अंदर शामिल नहीं होता। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है जिसमें से सवाल आ सकते हैं एमटीकेट के अंदर, वो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। टॉपिक भी बड़ा सा है और कई सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं सेल्स के हवाले से, सेल्स जो कि जानदार को बना रहे होते हैं, तो सेल के अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है। सवाल ये आ सकता है कि सेल के लिविंग मटेरियल को क्या कहा जाता है। तो सेल के लिविंग मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल के अंदर जितना भी मटेरियल पाया जा रहा है वो पानी वाला पार्ट भी हो सकता है, और पानी के अलावा जो मिक्सचर है वो तमाम हिस्सा जो सेल के अंदर पाया जा रहा है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और ये बात बयान की जा रही है कि एक्चुअल हम लोग नहीं जानते कि प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये ज़ाहिर हो चुका है कि प्रोटोप्लाज्म का 70% हिस्सा या 90% हिस्सा, 70 से 90% हिस्सा ये पानी पर कंसिस्ट करता है। अगर 70% प्रोटोप्लाज्म पानी पर बना हुआ है तो 30% बाकी चीज़ें होंगी, और इस तरह से अगर 90% वो पानी का बना हुआ है तो 10% बाकी चीज़ें होंगी, और वो बाकी चीज़ें ड्राई वेट ऑफ द सेल कहलवाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटोप्लाज्म में ड्राई वेट कितना परसेंट होगा तो आप कह सकते 10 to 30%। और ये जो ड्राई वेट है इन्हीं में मौजूद होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। काफ़ी जगहों पर मैंने ये बात देखी कि वाटर को बायोमॉलिक्यूल कंसिडर किया जा रहा था, काफ़ी नोट्स के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। हालांकि बायोमॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भी बात बयान की जा रही है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हमारे ड्राई वेट में शामिल होते हैं, ड्राई वेट का हिस्सा होते हैं। और हम इन मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन एक ये भी बना सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जानदार की बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हैं। जानदार जिन्हें बना रहा है तो वो मॉलिक्यूल्स जो जानदार को बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। आगे आपको इनकी 4 किस्में भी देखने को मिलेगी: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। तो यही बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर बायोमॉलिक्यूल में नहीं होता। काफ़ी दफ़ा इस तरह से एमसीक्यूज़ भी लोग गलत कर देते हैं, जो कि आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, अब बायोमॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो एलिमेंट्स के बने होंगे। तो जो एलिमेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं उन्हें बायो एलिमेंट्स कहा जाएगा। 98% तक 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको आप सिंध की बुक के हिसाब से इस 5 वर्ड के साथ याद रख सकते हो। एस से आता है सल्फर, पी से फास्फोरस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन और सी से कार्बन। तो इस तरह से स्पंज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। उसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो यहाँ पर इनकी तादाद का प्रॉपर मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी किताबों में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो है हमारे पास ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। चार्ट भी एक पूरा मौजूद है फेडरल की बुक के अंदर। लेकिन अगर हम सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध के हवाले से कोई भी कंपोजिशन का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि कितना % ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये ओवरऑल ये 6 एलिमेंट 98% तक आ जाते हैं। 1% के अंदर कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें मेजर बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा पाए जा रहे हैं। दूसरे माइनर बायो एलिमेंट जो 1% मौजूद होंगे या उससे भी कम मौजूद होंगे, और उसके अलावा जो बहुत ही कम पाए जाते हैं उन्हें ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाएगा। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास 4 किस्में: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स,
जब दो बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे तो ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। लिपिड्स एक अलग मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे जो कि एक अलग मॉलिक्यूल है, तो वो भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होगा। तो जब दो मुख्तलिफ बायोमॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल ध्यान में रख लें, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड भी होता है यानी कि डीएनए होता है, और प्रोटीन भी होता है, तो वो भी एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसी तरह से सेल में पाए जाने वाला राइबोसोम, उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए मौजूद होता है और उसके अलावा प्रोटीन मौजूद होते हैं मुख्तलिफ, तो वो भी एक तरह का कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलवाएगा। अब अगर हम लोग थोड़ा सा इनको जिक्र कर लें बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक पॉलीमर्स होंगे बड़े मॉलिक्यूल्स, और दूसरे उनके छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें मोनोमर्स कहा जाएगा। तो अगर हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीमर्स में हमारे पास एक आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हम शुगर्स कह रहे होते हैं, तो जो बहुत सारे शुगर्स के बने हुए हैं वो पॉलीसेकेराइड्स। और लाजिम बात है उन्हें मोनोसेकेराइड, अकेला शुगर का मॉलिक्यूल बना रहा होगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल दूसरे शुगर के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा, और इस तरह से ये जो है चौथे के साथ जुड़ा, तो इस तरह से शुगर्स के मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। 10 तक ये होंगे तो उन्हें ओलिगोसेकेराइड कहा जाएगा, 2 से लेकर के 10 तक, और 10 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो पॉलीसेकेराइड होंगे। एक सवाल भी आया था कि पॉलीसेकेराइड में कम से कम कितने शुगर हो सकते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ था 11, तो 11 जो है इसके अंदर शुगर्स हो सकते हैं। अच्छा, ये जो बॉन्ड है जो एक शुगर को दूसरे शुगर के साथ जोड़े रख रहा है उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है कहा जाएगा। इसी तरह से प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल से, ये छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जिन्हें अमाइनो एसिड कहा जा रहा है। एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद है उसे पेप्टाइड बॉन्ड जो है कहा जा रहा है, पेप्टाइड लिंकेज कहा जा रहा है। इसी तरह से लिपिड्स हैं, उनकी अलग अलग किस्में, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में बॉन्ड मौजूद होते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान में 3 बॉन्ड मौजूद होते हैं जिन्हें ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। इसी तरह से फास्फोलिपिड की बात करेंगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद होंगे, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, फास्फेट ग्रुप, कोलाइन। और यहाँ पर यह है कि ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़े हुए हैं और एक ग्लाइसरॉल के साथ फास्फेट और कोलाइन जो है जुड़े हुए हैं, तो ईस्टर लिंकेज। और कार्बन कार्बन लिंकेज भी देखने को मिलेगी। टर्पेनॉइड्स आइसोपेरोनाइड यूनियन के बने होंगे, इनमें कार्बन कार्बन लिंकेज हमें देखने को मिलेगी। डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ, इसके मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियोटाइड्स हम कहते हैं, और आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और इनमें फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो है वो मौजूद है। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स में अलग अलग मौजूद होगी। अब यहाँ पर आ जाती है हमारे पास कि एक्चुअली में सेल की केमिकल कंपोजिशन क्या है। एक्चुअली में सेल जो है वो कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये वाला सवाल। जैसे कि हमने कहा कि प्रोटीन 18% हमारे सेल में मौजूद है, बैक्टीरिया में 15% मौजूद है, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला बायोमॉलिक्यूल वो प्रोटीन है। लेकिन अगर ऑप्शन आ जाए प्रोटीन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, कई सारे लोग वाटर को टिक कर सकते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वाटर बायोमॉलिक्यूल है। दरअसल वाटर बायोमॉलिक्यूल नहीं होता, तो इसलिए वाटर हमारे सेल का सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़रूर है, वाटर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अबंडेंट सब्सटेंस ज़रूर है, लेकिन वो हमारा बायोमॉलिक्यूल नहीं है। तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर भी वाटर 70% और ममेलियन सेल हमारे सेल में भी 70%। 2 चार्ट्स का कंपेयर किया जा रहा है, 2 सेल्स का। ये बैक्टीरिया बिल्कुल शुरुआती जानदार है, बहुत सारी चीज़ें इनमें नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि जो चीज़ें इसमें मौजूद है जितनी हद तक उतनी ही हद तक हमारे अंदर मौजूद है। तो प्रोटीन भी 18%, इनके यहाँ भी थोड़ा सा ही डिफरेंट 15% मौजूद है। हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट 4% मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर 3%। लिपिड्स हमारे अंदर जो है 3%, बैक्टीरिया के अंदर जो है 2%। यहाँ से एक ये सवाल आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा मौजूद है। दूसरा हो सकता है कौन सा मॉलिक्यूल सेम तादाद में मौजूद है, तो वाटर दोनों में सेम तादाद में मौजूद है। डीएनए की कंपोजिशन के बाद सवाल मिसाल आ सकता है, तो कितना मौजूद है हमारे अंदर 0.25% और बैक्टीरिया के अंदर 1%। हमारे अंदर आरएनए जो है वो 1.10%, यहाँ पर इनके पास 6% मौजूद है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे अंदर भी 2%, उनके अंदर भी 2%। इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह हो गए तो वो हमारे अंदर भी 1% और उनके अंदर भी 1%। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमने आज के लिए डिस्कस किया
इंशाल्लाह बकाया लेक्चर्स जो होंगी डेली बेसिस पर, उनमें तमाम चीज़ें मज़ीद जो है डिस्कस की जाएंगी एमटी किट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ख़ास तौर पर यहाँ पर फोकस जो है वो सिंध के सिलेबस को दी जाएगी। अगर आप भी इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वन टाइम इसकी फ़ीस है वो भी बहुत मिनिमम है, और इसको पे करने के बाद आप इस सेशन में शामिल हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।